प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इंडिया में क्या योगदान है, जीडीपी में क्या देना है, कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया में है, वो सारा का सारा डेटा हम इस स्लाइड में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्लाइड हम ना यहाँ पर 3 ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ देख के आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस स्लाइड में हम करने क्या वाले हैं। क्या प्राइमरी सेक्टर सबसे बढ़िया होता है, या सेकेंडरी सेक्टर इंडिया में सबसे बढ़िया है, या टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको ये ग्राफ देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ग्राफ के बाद जितना भी डेटा करवाऊंगा ना आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्राफ नंबर 1। जैसे ग्राफ नंबर 1 में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि जीडीपी में कितनी गुड्स प्रोड्यूस करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पूरे पूरे एक साल में। यहाँ पर लिखा है ना डाटा इन करोड़, ये करोड़ में है डाटा। तो आपने ना पूरा डाटा नहीं याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली 2 ग्राफ की एग्जांपल दी गई है। एक है 1973 से लेके 1974 और एक है 2013 और 14 का। ये आपने कंपैरिजन में डाटा याद रखना है, ठीक है। ये वाला कलर है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर 1973 74 इतने थोड़ा सा प्रोड्यूस करता था, थोड़े से करोड़ ऐसे समझ लो। और 2013 में जाते जाते ये देखो ग्राफ कितना बड़ा हो गया। उसके बाद रेड कलर का ये है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर देखो कितना कम प्रोड्यूस कर रहा है, वो 2013 और 14 में जाके इतने परसेंट हो गया। और सबसे ज्यादा असर किसमें देखने को मिला है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर देखो इतना थोड़ा सा ये ग्राफ शो कर रहा है, पर 2013 और 14 में जाते देखो कितना ज्यादा लेंथी हो गया, कितना ज्यादा ये डिजिट ये बढ़ गए इसके। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हर एक सेक्टर ने ग्रो किया है, चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, पर ज्यादा किसने ग्रो किया है, टर्शियरी सेक्टर। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा गुड एंड सर्विस नई प्रोड्यूस कौन करता है, टर्शियरी सेक्टर। मतलब अभी तक टर्शियरी सेक्टर लीड में, ठीक है। उसके बाद ग्राफ 2 में हम डिस्कस करते हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी में कितना परसेंटेज में शेयर है किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का। बेसिकली यहाँ पर भी 2 ईयर की एग्जांपल लेंगे, एक 1973 और 1974 और 2013 और 14 का। प्राइमरी सेक्टर अप्रोक्स 40% शेयर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले साल उठाते हैं 1973 और 1974 का। प्राइमरी सेक्टर कितना अप्रोक्स कर रहा है, 40%। सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है, अप्रोक्स 16%। टर्शियरी सेक्टर कर रहा है अप्रोक्स 55% प्लस कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा नहीं आपने कोई भी याद रखना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना डेटा आपने याद रखना है वो सारा नोट्स में दिया हुआ है आपको, बस ये एक बार आप समझ लो परसेंटेज कहना क्या चाहती है। अब जैसे ही हम 2013 और 14 में आते हैं, या किसी का कम हो रहा है किसी का बढ़ रहा है। प्राइमरी सेक्टर का देखो जो 40% था वो घट के कितना हो गया, 11%। मतलब प्राइमरी सेक्टर पहले जो लीड करता था वो अब नीचे ही आ रहा है। इसका आगे कारण डिस्कस करेंगे, हाँ भी ये सेक्टर नीचे क्यों आया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 11 और उसका डबल हो गया, 22% हो गया, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर का कितना है, 59, वो बढ़ के 65 हो गया। मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर तो न्यूट्रल में है हर एक ग्राफ में। प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर का यहाँ पर कंसेप्ट आता है। प्राइमरी सेक्टर अभी हमने देखा जीडीपी में उसका पहले से परसेंटेज में जीडीपी में योगदान कम हो गया और टर्शियरी सेक्टर का बढ़ गया। ग्राफ के बाद हम डाटा अभी ये डिस्कस करेंगे कि भाई प्राइमरी सेक्टर पीछे क्यों हो गया और टर्शियरी सेक्टर आगे क्यों बढ़ गया, इसका ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। आई होप थोड़ा सा अब आपको अच्छी तरह समझ आने लग गया, ठीक है। थर्ड और लास्ट ग्राफ में हम ये देखने वाले हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में। एम्प्लॉयमेंट में कितना सेक्टर कितना परसेंट होल्ड करता है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 आपको ईयर की एग्जांपल दी गई है। अगर हम देखें 1977 और 78 का, तो प्राइमरी सेक्टर में देखो 71% सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में 11% के अप्रोक्स काम करते थे। और उसके बाद सबसे कम करते थे टर्शियरी सेक्टर, 18% लोग काम करते थे, ठीक है। अब जैसे ही 2017 और 18 आया, जो 71 था ग्राफ प्राइमरी सेक्टर का, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड होता है, वो 44 आ गया। देखो अब यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्टर पीछे हो रहा है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी सेक्टर था 11, वो 25 हो गया, वो भी बढ़ गया। और लास्ट में जो 18 टर्शियरी सेक्टर था वो बढ़ के कितना हो गया, 31%। आई होप ये थोड़ा सा सिनेरियो आपका ग्राफ का अच्छी तरह समझ आ गया। अब डिस्कस करते हैं भाई डेटा जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते होते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपको ये ग्राफ वाला सारा डेटा याद नहीं रखना। आपने इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है, जो मैंने नोट्स में दे दिया। पिछले कई सालों में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं डेटा से रिलेटेड, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। डेटा क्या है, पहले हमने ना कुछ पॉजिटिव बात करनी है डिस्कस, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पहले बड़ा अच्छा ग्रो करता था। तो इसके पीछे क्या रीजन था, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी सेक्टर इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है
उसका क्या कारण है? तो आपने कुछ क्राइटेरिया याद रखना है। पहला क्राइटेरिया क्या है? प्राइमरी सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी में कितना योगदान देता है? 20%। ऐसा समझ लो इंडिया की जीडीपी एक दुकान है जिसमें 20% मतलब 20 रुपीज जो है वो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? अपना योगदान देता है, कमा के देता है इंडिया को। पहला वो समझ आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर एम्प्लॉयमेंट देता है 55% प्लस या 55% एवरेज लोगों को रोजगार देता है प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद अगली बात क्या है जिससे पता चलता है प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लेबर एब्जॉर्बिंग जो सेक्टर है, सबसे ज्यादा लेबर कहाँ पर काम करती है? प्राइमरी सेक्टर में। पर ये धीरे धीरे हमने जैसे ग्राफ देखा है ना, प्राइमरी सेक्टर पीछे आ रहा है। इसके आगे डिस्कस करेंगे कारण। पहले का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि पहले प्राइमरी सेक्टर क्यों अच्छा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था। अब तो टर्शियरी सेक्टर हो गया जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया। लास्ट पॉइंट, इसमें इंक्लूड होता है बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कोई फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग करता है वो भी इसमें आ जाता है, फिशिंग करता है वो भी इसमें आ जाता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, और एग्रीकल्चर इसमें आती है। तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है, ये बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राइमरी सेक्टर को इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया था, या प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों होता है इंडिया के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला कंसेप्ट आता है कि हमने ग्राफ में भी देखा है, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि अर्लियर अवर इकोनॉमी क्या है? डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, डिपेंड करती थी प्राइमरी सेक्टर में। बट नाउ डेज, आज की अगर देखा जाए कि टर्शियरी सेक्टर है वो ग्रोइंग कर रहा है मोर फास्टर, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो दो आपने कारण मेन याद रखने हैं, उसमें सारे कारण कवर हो जाएंगे। तो इसका पहला कारण है, जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है बेसिक सर्विस, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेप्टर, जितने भी एक्सेप्टर है वो सारे नोट्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो टर्शियरी सेक्टर है ना वो सर्विस देता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग आजकल देखो कितनी ज्यादा जरूरी है। कोई भी हमने पैसे सेंड करने, गूगल पे करो, तो वो भी सर्विस सेक्टर है, ठीक है, गूगल पे। और इंश्योरेंस देखो आजकल जैसे गाड़ियां चल रही है उनका भी इंश्योरेंस होता है। अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस करवाया होगा तो सारा पैसा मिल जाएगा। वैसे ही हमारी लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है, हमारी डेथ के बाद हमारी फैमिली को मिलता है। तो ये सर्विस सेक्टर है, इसीलिए ये ज्यादा बढ़ गया और प्राइमरी सेक्टर का क्रेज लोगों में घट गया, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्रेज कर दी हमने टर्शियरी सेक्टर की, और प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा सा पीछे बता दिया हमने क्या कारण है। यहाँ पर अगला पॉइंट में हमने थोड़ी सी नेगेटिव बात बतानी है प्राइमरी सेक्टर की। जो प्राइमरी सेक्टर है ना उसमें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है छुपी हुई बेरोजगारी। इसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या है इसकी? मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड देन नीडेड। जितने नीड होते हैं उससे ज्यादा कोई लोग काम करते होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। मेरे को पता है आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आई। यहाँ पर एक खेत है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, और एक ही फैमिली के 10 बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने बंदे काम कर रहे हैं? 10। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये रियल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा समझना कंसेप्ट। और रोज के पैसे कमा रहे हैं 100 रुपीज। कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं, और रोज के एक ही फैमिली के हैं, और रोज के कितने पैसे कमा रहे हैं? 100 रुपीज। और इनमें से पता चला भाई 5 बीमार हो गए। अब काम पे कितने आएंगे? 5 बंदे। जो बचे हुए 5 बंदे हैं वो भी रोज के कितने पैसे कमा रहे हैं? सेम 100 रुपीज। तो यहाँ पर क्या पता चला? जो 5 बंदे नहीं आए थे या एबसेंट थे या बीमार हो गए, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है। मतलब डिस्गाइज मतलब छुपी हुई बेरोजगारी है। छुपी हुई है मतलब छुपी कैसे है? कि वो लोगों को ऐसे लग रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं पर पैसे तो उतने कमा रहे हैं ना। अगर ये 5 बंदे कोई और काम कर ले, मान लो ये 5 जो एबसेंट थे कोई बैंकिंग सर्विस ज्वाइन कर ले, ठीक है, कोई और टेलीकॉम सर्विस ज्वाइन कर ले, मतलब 5 अलग अलग काम करे, तो फैमिली की इनकम बढ़ेगी ना। तो छुपी हुई बेरोजगारी इसीलिए बोला जाता है। उनको लगता है कि वो काम कर रहे हैं पर वो छुपी हुई बेरोजगारी के अंदर है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैंने बनाया है। इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसीलिए ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है। मतलब गाइड करेगा अगर कोई, तो ये क्या है? फैमिली की इनकम बढ़ाने में ही हेल्प करेंगे। तो आपको यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर पीछे क्यों हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होती है भाई, लोगों को पता ही नहीं होता, वो उनको लगता है काम कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। 2 पॉइंट जिसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा पीछे आ रहा है और टर्शियरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है। अब प्राइमरी सेक्टर का रिलेशन किससे है? गांव से है, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर जो है गांव के लोग ही काम करते हैं। खेती बाड़ी, फिशिंग हो गया, ठीक है, और डेयरी फार्मिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगला कंसेप्ट ये आता है, वेरियस कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल गाँव के लोगों में
अनएम्प्लॉयमेंट के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण है इसका लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की लैग है। मतलब लोग 80% लोग गाँव में क्या है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं खुली, अगर इंडस्ट्री खुली होती, तो वो लोग जो बची हुई डिस्गाइज़्ड एम्प्लॉयमेंट के अंडर थे, वो इंडस्ट्री में काम करते। पर उनके पास बेचारों के पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पर उनको मजबूरी में खेती-बाड़ी करना पड़ता है। इसका अगला पॉइंट है डोमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर की। यहाँ पर रूरल अगर देखा जाए लोगों में, तो डोमिनेशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा काम कौन करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। बेचारा गाँव के लोगों को कोई और मजबूरी है, उनको कोई ना तो यहाँ पर बढ़िया उनका विकास कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर उनको क्या करना पड़ता है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। प्राइमरी सेक्टर में कौन-कौन से आते हैं, मैंने पहले बता ही दिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। गाँव के लोगों को स्किल और एजुकेशन में कमी होती है। जैसे कोई मोबाइल रिपेयर सीख ले, तो वो 5 जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी, हो सकता है वो मोबाइल रिपेयर से पैसे कमाए, या कोई कम्युनिकेशन स्किल सीख ले, या कोई कंप्यूटर चलाना सीख ले, जिससे उनकी कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो गाँव के लोगों के पास क्या है, ये चीज़ों की कमी है, इसीलिए जो गाँव के लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता आता है आपको कि आप कॉजेज़ बताओ कि गाँव के लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं। लास्ट इस हेडिंग का कांसेप्ट आता है हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स के ज़रिए। तो आपने एक स्कीम याद रखनी है, ठीक है? जो सरकार ने एक स्कीम चलाई है, जिससे कि स्कीम के अंडर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है? तो राइट टू वर्क, तो राइट टू वर्क जो 2005 में लागू की गई थी, जो इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में उसको लागू किया गया था। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, नरेगा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, MGNREGA। फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें क्या है, रूरल लोगों को गारंटी सरकार देती है कि उनको भी काम मिलेगा। तो आपने ये छोटा सा कंसेप्ट याद करना है, और जितना भी डाटा कराया इस हेडिंग के रिलेटेड याद रखना है। बाकी सारा आपको नोट्स में बिंदास तरीके से मिल जाएगा। आई होप ये हेडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई।